चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 2 सॉल्यूशन। पोर्शन है मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे इजी और ये सभी का सही भी होगा। ये क्वेश्चंस सबसे फास्ट करने के लिए हमें एग्जाम में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन सबसे फास्टेस्ट ट्रिक जो है वो आप समझने की कोशिश करिए। जो भी नंबर लिखा है ऊपर न्यूमिनेटर में उसको हम एट इट इज लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इन नंबर्स को हम डिवाइड कर देंगे किससे? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के डिफरेंस से। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के डिफरेंस से, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के डिफरेंस से। 4 एंड 5 का डिफरेंस 1, 7 एंड 8 का डिफरेंस 1, 6 एंड 7 का डिफरेंस 1, 7 एंड 6 का डिफरेंस 1। ये रूल चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप सभी फ्रैक्शंस में इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए सबसे फास्टेस्ट एग्जाम में आंसर देने के लिए आप इसी लॉजिक का यूज करेंगे। जो न्यूमिनेटर में नंबर है हम उसको ऐसे ही लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के डिफरेंस से। अब आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, राइट है। अब देखिए इसे हमें अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले छोटा यानी कि ये प्लेस 1 पे चला जाएगा, फिर इससे बड़ा ये B पे हो जाएगा, इससे बड़ा ये C पर हो जाएगा, इससे बड़ा ये D पर हो जाएगा, राइट। तो यहां देखो ये 4 सबसे छोटा है, तो 4 कहां से आया है? 4/5 से। तो 4/5 इसमें भी नहीं लिखा है, 4/5 इसमें भी नहीं लिखा है। आगे इससे बड़ा का क्या आएगा? 5, और 5 कहां से आया है? 5/6। तो 4/5 के आगे क्या लिखा है? 5/6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एग्जाम में हमें एक अलग से स्ट्रेटेजी अपनानी होती है, उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि वहां आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कोई भी नहीं देखेगा, आपको कोई भी इनाम नहीं देखेगा, सिर्फ आपका राइट आंसर ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो हम सिलेक्शन अप्रोच से ही काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में गलती से ये जो लिख के आया था वो कुछ इस टाइप से लिख के आ गया था, इस टाइप से ना, लेकिन ये राइट आंसर आप करेक्ट कर लेना, इसको राइट कर लेना, करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन है हमारा क्या? 3.456 के ऊपर बार। जो डेसिमल से पहले नंबर होता है उसको हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है जी। और जो नंबर डेसिमल के बाद लिखा है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा है, ध्यान से समझना, ठीक। और 5 और 6 के ऊपर बार लगा है, यानी कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है? तो आप बोलेंगे सर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो हम 2 ही 9 से डिवाइड कर देंगे। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? तो 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, उसी से हम डिवाइड कर देंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 9 से डिवाइड करते हैं, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है उतने 0 से डिवाइड करते हैं। और जिस नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये आएगा 4, 5, 2, माइनस करने के बाद ये आएगा 9, 9, 0। और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है लीस्ट नंबर, तो 2 से दोनों ही नंबर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा 3 होल 2 2 6 एंड 4 5 9। अब कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम एग्जाम में, हम यूनिट डिजिट का यूज करेंगे। 6, ये क्या 5 आया ना, हाँ 5 3 जा 15, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 5, और 5 में 6 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। तो अब देखो हमारे डिनोमिनेटर में लिखा है 495, तो 495 ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। अब 5 3 जा 15 और 15 का यूनिट डिजिट 5 है, 5 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 11, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 1। तो आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा है इफ ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 71। तो एक नंबर है जो 31 से ग्रेटर है और 75 से लेस है, हम इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 44। इट इज योर राइट आंसर, 44 राइट है। सबसे इजी क्वेश्चन है, एपीएसएसबी का तो सिलेबस ही बहुत इजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स क्यूब इज 48। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कभी भी आए तो आप ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये अगर 8 आंसर सही होता हमारा, तो हम जानते कि 8 के स्क्वायर में से जब डिफरेंस निकालेंगे 8 के क्यूब का, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 152। क्या इन दोनों का डिफरेंस आपका 48 आएगा? नहीं, तो ये आंसर भी सही नहीं है। वैसे ही 6 में भी आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, और 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 जा 36 और 6 3 जा 216। क्या इन दोनों का डिफरेंस आपका 48 आएगा? नहीं, तो ये भी आंसर सही नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 48 आएगा क्या? नहीं, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं है। और एग्जाम में बैठे हैं तो लास्ट वाला तो ठीक होगा। एक बार मैं वेरीफाइड कर दे रहा हूं। 4 का स्क्वायर डिफरेंस 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 48 इज योर राइट आंसर। वेरीफाइड हो गया, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप ऑप्शन की हेल्प से ही इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट 5, ये तो क्वेश्चन पूरा ही गलत टाइप हो गया था। अगर आपको ऑप्शन से सेटिस्फाइड करना है, इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर तो 7 आएगा, इसका आंसर तो 7 आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन से मैच करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। 4/15 ऑफ, और ये ब्रैकेट भी नहीं है, 5/8 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 10, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो ऑफ सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं यहां मल्टीप्लाई लिख दे रहा हूं क्योंकि एक स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 5 से कट गया 3 टाइम्स, 4 से कट गया 2 टाइम्स, और 3 2 जा 6, और 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 बचा। ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 1 प्लस 15 माइनस 10। 15 प्लस 1 16, और 16 माइनस 10 क्या होता है? 6। देन 6 इज योर राइट आंसर। 6 इज योर राइट आंसर। आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी एरर है आप उसको करेक्ट करते जाइए और ऑप्शन को मैच करते जाइए। अगर आप क्वेश्चन में एरर फाइंड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप ब्रिलियंट हैं, इसका मतलब आपको आता है। अगर आपने क्वेश्चन में एरर फाइंड कर लिया तो इसका मतलब आपको चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं 2 प्लस x स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। मैथ में एक रूल है कि डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो इसको रैशनल बनाने के लिए हम इसके रेसिप्रोकल, यानी कि ये a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सभी लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर? तो आप जब एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो बताइए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। लेकिन आपने जो मल्टीप्लाई यहां किया है उसका मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना होगा। अगर न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा, राइट। तो हमने ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया? 2 माइनस रूट 3। अब आप देखो, इसको सिंपली फॉर्म में लिख दूं मैं इस तरीके से। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, और किसी भी नंबर के नीचे लिखा है 1 तो उसका भी कोई फायदा नहीं। आप जानते हैं ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 बचेगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब एज्यूम कर लिया हमने कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बचा। इट मींस राइट आंसर इज 1। राइट आंसर इज 1। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन -1। यहां देखिए ये पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन राइट साइड। तो जीरोज बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है 2 × 5 का। अब आप देखो यहां 2 मैक्सिमम टाइम है, 7 कुछ भी फायदे का नहीं है, 16 मैक्सिमम टाइम है 2, क्योंकि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। हमें ढूंढना है कि 2 और 5 कितने टाइम्स है, तो 5 तो यहां है ही नहीं।
लेकिन 10 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100, यानी कि आंसर कितना आएगा 20। क्या 2 आंसर में है? नहीं, तो नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। टू नंबर्स हैं जिनका रेशियो कितना है 3:4 और इनका एलसीएम कितना है 84। तो अगर एलसीएम भी निकाल दें हम इन दोनों नंबर का तो एलसीएम को एलसीएम से कंपेयर कर सकते हैं। तो 3 4 जा 12, हमारा एलसीएम क्या आ गया 12। और आप सभी लोग जानते हैं कि एलसीएम एक ऐसा वैल्यू होता है कि गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। क्या 12 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? हाँ सर। क्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? यस सर। तो हमारा एलसीएम आया 12 और इनका एलसीएम आया 84। 12 बन जा 12 और 12 7 जा 84। 1 यूनिट इज इक्वल टू 7। द लार्जर नंबर इज ग्रेटर नंबर इज, है ना। तो हम जानते हैं कि ग्रेटर नंबर 3 और 4 में से ग्रेटर कौन होगा 4। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 7 को, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे 4 7 जा 28 इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following number will be divisible by 45? तो 45 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो इसके फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो फैक्टर कितने हो जाएंगे 9 5 जा 45। 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 5 से वो हर नंबर डिवाइड हो जाता है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है। क्या सभी के लास्ट में 0 और 5 है? तो हाँ, ये 5 से डिविजिबल है। अब 9 से वेरीफाइड करेंगे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इफ द सम ऑफ all the digits of given number is divisible by 9 then the number also divisible by 9। तो आपको सम करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की तरह कि हम सम करके फिर 9 से डिवाइड करेंगे। आप ओरली एज्यूम कर सकते हैं। देखो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, यस सर। 6 एंड 5 11 और 1 12। क्या 12 9 से डिविजिबल है? नहीं सर, ये आंसर गलत हो गया। 5 एंड 4 9 कैंसिल हो गया। 3 और 3 6 और 2 8। क्या 8 9 से डिविजिबल है? नहीं सर। यहां देखो ये हो गए 8 और 2 10 और 6 और 2 8, यानी कि 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? 9 2 जा 18। इट मींस सी इज ऑप्शन करेक्ट। ये क्यों गलत है? आप बोलेंगे 5 और 2 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। 5 और 3 8। क्या 8 9 से डिविजिबल है? नहीं सर, ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सही बात है। तो जो जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप यहां पुट आउट कर देंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 192 एंड देयर एचसीएफ इज 16। इफ वन ऑफ द नंबर इज 128 फाइंड द अदर नंबर, यानी कि हमें अदर नंबर फाइंड करना है। तो आप जब कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो देखो मैं छोटे नंबर से कैंसिल आउट करके दिखा देता हूं। 4 4 जा 16 होता है, यस सर। 4 3 जा 12 होते हैं और 4 2 जा 8 होते हैं। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा, और 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32 और 0। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 240। राइट आंसर इज 240। राइट आंसर इज 240। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया था बाय मिस्टेक, आपके मॉक टेस्ट में भी रिपीट था ये नंबर, ठीक है, तो इसको करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आउट ऑफ 10 selected students for an examination there were 20 years age, 4 of 21 and 3 of 22। तो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 10, जिसमें से 3 स्टूडेंट का एज कितना है 20, तो इनका टोटल सम कितना हो गया 60। एंड 4 स्टूडेंट का जो एज है वो 21 है, तो सम कितना हो जाएगा 84। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और 3 स्टूडेंट का जो एज है वो कितना है 22। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66। अब हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। तो सभी का सम कितना आ गया 2 1 10 और सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 10, और 10 से जब कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा 21 बचेगा। तो इज योर राइट आंसर 21। ठीक है। नेक्स्ट,
ये कहना चाह रहे हैं आपसे, ए क्रिकेटर हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 innings. In his 65th innings, he is bowled out 4 number of square on his part. His bring down his average by 2 runs. तो बताओ, अगर इसका एवरेज अभी 2 कम है तो स्टार्टिंग में इसका एवरेज कितना होगा? 2 ज्यादा होगा। तो लेट्स द एवरेज, हम ऐसे डिटेल में लिख के करा दे रहा हूं, नहीं तो एक ही इक्वेशन में इसका आंसर आ जाता है। लेट्स द एवरेज ऑफ 64 innings, 64 innings इज x। ठीक है, हमने 64 इनिंग्स का एवरेज कितना मान लिया है? x। लेकिन ये अभी 2 डाउन हो गया है, तो पहले स्टार्टिंग में 2 ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। अरे आपके पास अभी 2 रुपए कम हो गए, तो पहले 2 रुपए ज्यादा थे, तो हमने स्टार्टिंग का एवरेज कितना मान लिया है? x प्लस 2। और आप ये भी जानते हैं कि जब एवरेज का मल्टीप्लाई क्वांटिटीज में करते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है? सम। तो हमारा एवरेज कितना है? x प्लस 2 है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटीज का। ये एवरेज कितने का था? 64 क्वांटिटीज का था, राइट। तो अगर मैं पिछले वाले एवरेज से और अभी का आपका जो एवरेज है 65 इनिंग्स का, तो उसमें तो आपने कुछ रन बनाए नहीं है, तो 65th इनिंग का जो एवरेज है वो कितना है? x, यानी कि पहले x प्लस 2 था, अब 2 डाउन हो गया है, तो कितना हो गया है? x। और एवरेज का मल्टीप्लाई क्वांटिटीज में करते हैं तो क्या फाइंड कर लेते हैं सर? सम फाइंड कर देते हैं। तो ये भी सम है हमारा और ये भी सम है हमारा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x प्लस 128 इक्वल टू 65x। इन दोनों का हिज न्यू एवरेज ऑफ रन्स इज, है ना, तो हम न्यू एवरेज निकालना चाहते हैं इसका। तो 1 मिनट रुकेंगे और इस क्वेश्चन को ये लिखा है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 9 years। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट का एवरेज एज क्या है? 9। तो एवरेज का मल्टीप्लाई अभी कभी भी आप क्वांटिटीज में करते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है? सम। तो हमने सम पता कर लिया, कितना आ गया? 270। ये कह रहे हैं इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड। तो पहले आपके पास क्वांटिटीज थी 30, अब आपने एक टीचर को और ऐड कर लिया है, तो टोटल क्वांटिटीज कितने हो गए? 31। और एवरेज कितना हो गया है आपका? 9 की जगह 10 हो गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 310। तो पहले इन 30 लोगों के पास टोटल सम कितना था? 270, और अब 31 लोगों का सम कितना हो गया है? 310। तो बताइए एक्स्ट्रा कितना हो गया है? तो हम बोलेंगे 40 एक्स्ट्रा हो गया है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, द एज ऑफ द टीचर। तो एज ऑफ द टीचर बताने के लिए हम बोलेंगे कि सर आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे पास पहले 270 रुपीज थे, अब 310 रुपीज हो गए, तो 40 रुपीज किसकी वजह से एक्स्ट्रा आ गए? जो टीचर आए हैं नए, उसकी वजह से आ गए। तो नए टीचर का जो एज होगा वो कितना होगा? 40 होगा। क्या आप सभी लोग सेटिस्फाइड हैं? क्या सभी लोग जानते हैं कि सर एवरेज का मल्टीप्लाई अगर हम क्वांटिटीज में करते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है? सम पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है? सम पता लग जाता है, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया है क्या? हाँ ठीक, देखो इसको सॉल्व करो। हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग में जो अभी का इसका एवरेज है वो कितना है? x, और अभी का एवरेज नहीं, अभी का एवरेज तो 2 डाउन हो चुका है, यानी कि इनिशियल इसका एवरेज 2 ज्यादा होगा। तो ये आ गया इनिशियल एवरेज। ये क्या आ गया? इनिशियल एवरेज। अब आप जानते हो कि सर अगर हम ये जो एवरेज है वो कितने क्वांटिटीज का था? 64 क्वांटिटीज का था, और ये वाला एवरेज कितने का है? 65 क्वांटिटीज का है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 65x। 65x और 64x का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1, और इधर कितना बचा? 128। हिज न्यू एवरेज ऑफ रन्स इज
128। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन हमने करवा ही दिया। आगे पूछ रहे हैं आपसे द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 3:1। तो हमने इनका एवरेज मान लिया 3:1 को हम 3 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, राइट। और इस रेशियो को ओरिजिनल बनाने के लिए हमने 3x और 1x मान लिया है। 4 years अर्लियर यानी कि 4 साल पहले इनका रेशियो कितना था, 4:1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, x का। तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 4, ये हो जाएगा 4x और 4 4 जा 16 माइनस 16। 3x और 4x का डिफरेंस कितना आएगा, x, और 16 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 12। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 12। क्या पूछना चाह रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ a। तो ये a था और ये कौन था, b। तो एज हमने कितना माना था इसका, 3x। तो 3x का वैल्यू कितना है, 12। तो 12 3 जा 36 इज योर राइट आंसर। 36 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी एंड डी in the proportion of 7:6:3:5. If B get rupees 270 more than C, तो हम यहां रेशियो में चेक करेंगे कि रेशियो में B के पास कितना मोर है C से, तो हम बोलेंगे 3। लेकिन ये कितना बोल रहे हैं, 270। ये बोल रहे हैं ना B get 270 रुपीज मोर देन C। तो हमारे रेशियो में B के पास कितना ज्यादा है, 3, और इनके रेशियो में इनका क्या बता रहे हैं, 270। तो 3 इक्वल टू 270 देन 1 इक्वल टू 90। क्या पूछ रहे हैं, देन द शेयर ऑफ D इज। तो 1 यूनिट इक्वल टू 90 देन 5 यूनिट इक्वल टू 5 9 जा 45 एंड 1 0। राइट आंसर इज 450। नेक्स्ट 17, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल टू इट्स ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ का आपको रेशियो बता रहे हैं 5:2। इफ द ब्रेथ इज 40 मीटर, तो हमारे रेशियो में ब्रेथ कितना है, 2, और ये कितना बता रहे हैं, 40 मीटर। देन 2 इक्वल टू 40, नाउ 1 इज इक्वल टू 22 से 20 टाइम कैंसिल हो गया। क्या पूछ रहे हैं, देन द लेंथ। तो लेंथ रेशियो में कितना है, 5। तो हम जानते हैं 1 यूनिट इक्वल करता है 20 को, तो 5 यूनिट इक्वल करेगा 100 को। राइट आंसर इज 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल बच्चों LKG का भी क्वेश्चन नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं आपसे 25:5 इज सेम एज 5 बन जा 5 5 5 जा 25। ये रेशियो बन गया 5:1। ये तो सभी स्टूडेंट का सही होना ही चाहिए। नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं, x:y इज इक्वल टू 3:4। तो हम जानते हैं सर, ये हमसे पूछ रहे हैं 4x + 5y = 5x - 2y। x का वैल्यू कितना है, 3, y का वैल्यू कितना है, 4। तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे 4 × x मीनिंग 3, 5 × y मीन्स 4 = x मीन्स इज 3 - 2 y मीन्स इज 4। y मीन्स इज, इसको मिटा के ये क्या, 2 × y मीन्स 4, राइट है। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 = 5 3 जा 15 और 2 4 जा 8। आप यहां जानते हैं ऐड करेंगे तो 32 हो गया, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। राइट आंसर इज 32:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बार ग्राफ शोज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे इन ए सर्टेन वीक। What is the sum of the temperature recorded on all the days? तो इन सभी को ऐड करना है बस आपको। तो ये लिखा है 10, 35, 20, 40, 15, 45 एंड 50 को अगर आप ऐड करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 70, 50, 120, 13, 50, ये हो गया 60, यानी कि टोटल हो गए 180 और 35 200, 200, 200, 220, 215, 215। इन सभी को ऐड करना था। 10 + 35 + 20 + 40 + 15 + 45 + 50, इन सभी को ऐड करके कितना आएगा, 215 आएगा। यही राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोग्राम शोज द स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60। तो आप जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं हमारे पास 2, क्योंकि परसेंटेज पूछा जाता है, जो परसेंटेज के लिए हमें चाहिए फ्रैक्शन, क्योंकि बिना फ्रैक्शन के आज तक कोई भी परसेंटेज नहीं बता पाया है। और ये है जो डाटा है वो 60% से ज्यादा यहां लिखा भी है, स्कोर इन परसेंटेज, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, तो हम बोलेंगे सर 2 + 2 + 12 + 25 और +9, इन सभी को ऐड कर दो आप, तो 25 + 9 हो जाते हैं 34 एंड 6 हो जाते हैं आपके पास 40 और +10 50। अब 50 स्टूडेंट में से 60% से ज्यादा कितने लोग हैं, तो 25 + 9 यानी कि 34। समझ में आ रही है बात। अब हम जानते हैं कि सर एक बात बताओ कि 50 टोटल स्टूडेंट में से 60% से ज्यादा कितने लोग हैं, 25 एंड 9 यानी कि 34 है। तो आप जानते हो कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 50 2 जा 100 और 34 2 जा 68 इज योर राइट आंसर। इसको करेक्ट करते जाना, जो भी टाइपिंग एरर हुआ है आप उसको करेक्ट करते जाना। इसका आंसर क्या आएगा, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश डिपॉजिट, इसके ऑप्शन ये गलत है, इसके सारे ऑप्शन ये गलत है, ठीक है, टाइपिंग एरर की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गए थे। रमेश डिपॉजिट 15,600 in a fixed deposit at the rate of 10% per annual simple interest. After every second year, he adds his interest earning to the principal, the interest at the end of the 4th year. इंटरेस्ट पूछ रहे हैं 4th ईयर का, और ये जो रमेश है वो हर सेकेंड ईयर्स के बाद अपना इंटरेस्ट प्रिंसिपल में इंक्लूड कर देते हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, इनटू रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 इयर्स। तो 2 इयर्स का हम पहले इंटरेस्ट काउंट करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3 और 1 0। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट इसने किस में ऐड कर दिया है, प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल कितना था 15600 प्लस 3120। तो टोटल अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 0 2 2 6 एंड 1 7 5 एंड 3 8 एंड 1। ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अब आपको चाहिए नेक्स्ट 2 इयर्स का इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट 2 इयर्स का इंटरेस्ट ही तो 4th ईयर का होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि प्रिंसिपल हो गया है हमारा अब 18720। रेट कितना था 10%, और 2 इयर्स का हमें रेट चाहिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 1, 2 8 जा 16 और 1 17 एंड 2 1 जा 2 और 1 3। तो राइट आंसर आएगा 3744। राइट आंसर आएगा 3744। राइट आंसर आएगा 3744। इसको आप करेक्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल फॉर 3 इयर्स 36, हमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रहे हैं 36.6। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जल्दी आंसर बताने के लिए आपको मैं एक मेथड सिखाता हूं। हमको ऐसा एज्यूम करना है अपना प्रिंसिपल कि हम ओरली कैलकुलेशन कर पाए। तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 5% का मीनिंग होता है फ्रैक्शन में 1/20, राइट। अब क्वेश्चन अगर हमारा 3 इयर्स का है तो डिनोमिनेटर को ही हम क्यूब मान लेंगे। समझ पा रहे हैं, 3 इयर्स का क्वेश्चन है तो डिनोमिनेटर का हम क्यूब मान लेंगे। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000, और क्वेश्चन 3 इयर्स का है तो आप इस तरीके से इसको लिख दोगे। अब सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे काउंट होता है। तो आप जानते हैं कि सर
हमने ये 8000 मानने का हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 5% का मतलब क्या है, 1/20। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा। और सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर का इक्वल होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। तो 400 का 1/20 काउंट करोगे तो कितना आएगा, 20। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 20 का डबल लिख दो 40। अब इस 20 का भी 1/20 निकालोगे तो 20 का 1/20 ऑफ 20 निकालोगे तो 1 आएगा कि नहीं। इस लाइन को छोड़कर जो साइड में लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दें, जो साइड में लिखा है वही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया, 40, 20, 60 और 161, और ये कितना बता रहे थे, 36.6। तो हम जानते हैं कि 61 6 जा 366 होता है, और एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाए तो हम भी एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो 1 यूनिट इक्वल टू 0.6। तो हमने प्रिंसिपल कितना एज्यूम किया था, 800। तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 4 जा 6 8 जा 48 एंड डबल जीरो। ये आपका क्या है आंसर, 4800। 4800 ये सबसे स्मॉलेस्ट तरीका है राइट आंसर तक पहुंचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ ए राइस प्रोड्यूस्ड इन ए स्क्वायर फील्ड साइड 50 मीटर इन 750 केजी। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, और इसमें आपने प्रोड्यूस्ड कितना किया है राइस, 750 केजी। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं 50 इंटू 50 स्क्वायर हो गया, और कैंसिल आउट करने की अभी कोशिश मत करो क्योंकि ये आंसर नहीं होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 750 डिवाइड बाई ये नीचे आ गए 50 इंटू 50, राइट। कैंसिल आउट करने की अभी कोशिश मत करो क्योंकि ये 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन ए सिमिलर स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 100 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी वैल्यू गिवन होती है हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। यही तो 1 यूनिट का वैल्यू है 50 इंटू 50, और हमें चाहिए किसका वैल्यू, 100 के स्क्वायर का, यानी कि 100 इंटू 100। तो देखो 52 जा 100, 52 जा 100, 2 2 जा 4, और 75 2 जा 150, और 152 जा 300, और 10 कितना हो गया 3000 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिजिट रिक्वायर्ड यूज टू राइट द नंबर फ्रॉम 49 टू 148। तो सबसे पहले हम 49 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर तक जा सकते हैं, यानी कि लास्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, 99। तो हम नंबर बनाएंगे, नंबर 49 से लेकर 99 तक अगर आप काउंटिंग लिखोगे तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे। तो नंबर बनाने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर प्लस 1। तो फर्स्ट नंबर क्या है 49, लास्ट नंबर क्या है 99, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 50, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 50, और प्लस 1 कर देंगे तो नंबर कितने हो गए 51। और हर एक नंबर 2 डिजिट का है कि नहीं, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब हम 99 से आगे बढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन कहां खत्म हो गया है 148 पर। ये भी 3 डिजिट का नंबर, ये भी 3 डिजिट का नंबर। तो पहले हम नंबर काउंट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को माइनस कर दो, 48 बचा प्लस 1 49, और हर एक नंबर में 3 डिजिट है, तो 49 नंबर में टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे 3 9 जा 27, और 3 4 जा 12 और 2 14। 102 डिजिट प्लस 147 डिजिट टोटल कितने हो गए 2 प्लस 7 9, 0 और 4 4, 1 और 1 2। इट मींस योर राइट आंसर इज 249। ठीक है, तो हम आपको ये शिकायत रहता है कि हम थोड़ा सा फास्ट कराते हैं, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में भी आपका यही रिदम होना चाहिए सॉल्व करने का, आपकी आंखें एकदम चील जैसी होनी चाहिए। अगर आप सीखेंगे इन चीज़ों को तो मैं बहुत डिटेल में आपको बता के चलूँगा, क्योंकि मैं एसएससी और बैंकिंग का टीचर हूँ, और इसमें आप जानते हैं कि एपीएसएसबी का जो सिलेबस है एसएससी के कंपैरिजन में 10% भी नहीं है इसका वेटेज।
ये जितने भी क्वेश्चन है सब ओरली ही क्वेश्चन है। एसएससी का एस्पिरेंट ये सब ओरली ही कर देता है। बस आपको आदत ऐसी बनानी है कि हमें जितना जरूरत है उतना ही लिखना है। एज ए स्टूडेंट नहीं लिखना है, एज ए एस्पिरेंट लिखना है। एज ए सिलेक्टेड, जैसे जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं वो सिर्फ उतना ही लिखते हैं एग्जाम में जितना उनका जरूरत है, और राइट आंसर से मतलब होता है। ठीक, तो हम कुछ टाइम के बाद आपको ये सेकंड मॉक टेस्ट का रीजनिंग का भी सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।